ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭੂ-ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂ-ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। की मेहनत के किसान के खून के ऊपर बना है। सच्चाई यह है, आज जब किसान सोता है उसे यह नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। उसे अपनी जमीन के बारे में नहीं मालूम कब उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा बनाने का डर होता है, डर से रहता है, पूरी जिंदगी डर से काटता है। विदर्भ में मैं गया, कुछ साल पहले सूखा पड़ा था और मैंने इंसेक्टिसाइड की बोतल देखी जिसको पीकर किसान ने आत्महत्या की थी। उसके बच्चे वहां थे, उसकी बीवी वहां थी, उनका भविष्य नहीं था। जब आपके ऊपर कर्जा था, आपके लोग हमारे पास आए, किसान आए और आपने हमें कहा कि देखिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, बड़े लोग आसानी से बैंक लोन ले लेते हैं, हम बैंक में जाते हैं हमें भगा दिया जाता है। विपक्ष के लोगों ने कहा कि कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमसे पूछा कर्जा माफ करने के लिए पैसा कहां से आएगा, और हमने आपको दिखाया 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ करके आपको दिया। कम ब्याज पर अधिक कर्ज उपलब्ध करके आपको साहूकारों से हमने बचाया। मजदूरों के लिए हम मनरेगा लाए कि उनको भी लगे कि वो इस देश की प्रगति में शामिल है। किसान अपना खून पसीना देता है, किसान ने हिंदुस्तान की नींव बनाई है और सरकार को किसान को नहीं भूलना चाहिए। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मुझे यह सुनकर काफी दुख हुआ। सबसे पहले उनको हिंदुस्तान के लोगों की शक्ति नहीं समझ आती। जो आपने पसीना दिया, जो आपने खून दिया पिछले 60 सालों में इस देश को बनाने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता। पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन की, मदद की, हम बिल लाए, एमएसपी बढ़ाई। बीजेपी एनडीए की सरकार किसान की बात क्यों नहीं सुन रही है? एमएसपी वहीं की वहीं पड़ी है। खाद सब्सिडी कम की, हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, सिंचाई का बजट कम किया, कृषि विकास योजना का बजट आधा कर दिया और किसान की फसल मंडी में पड़ी हुई है। किसी दिन एक बहाना देते हैं, किसी दिन दूसरा बहाना देते हैं, मगर आपकी फसल नहीं खरीदते। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को पूरी ताकत से यह संदेश दे कि अब बहुत हो चुका है। किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों के हितों की इतनी बेदर्दी के साथ हम नजरअंदाज नहीं होने देंगे। देश के खेत मजदूर, देश के गरीब उनके खोखले वादों और उनकी चाल को समझ चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्य सरकारों किसानों से धान, गेहूं और दूसरी पैदावार को खरीदकर उनको बोनस भी देती थी।
ये बोनस एमएसपी के अलावा होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? मोदी सरकार ने जहां एमएसपी को ना के बराबर बढ़ाया है, वही बोनस की परंपरा इनके निर्देश पर राज्य सरकारों ने समाप्त कर दिया। राहत की घोषणाएं की जा रही है, वह ना के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही। हमारी यूपीए सरकार ने कृषि को मजबूत बनाने के लिए जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, आज उनके लिए धनराशि काफी मात्रा में कम कर दी गई है। सभी दलों की सहमति से भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक नया कानून लेकर आई थी। भाजपा भी शामिल थी, जिसके बारे में अब आज ये कह रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। मैं उनसे आज पूछना चाहती हूँ, क्या इसमें आपकी सहमति नहीं थी? इनका यह आरोप निराधार और बेबुनियाद है। मोदी सरकार को आए तकरीबन 1 वर्ष होने वाला है। इन 11 महीनों में मोदी जी ने देश के लोगों को और ख़ासकर किसानों को कई सब्ज़ बाग दिखाए, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी किसान विरोधी नीतियों का अब भारत के किसानों, भारत के मजदूरों को सही अर्थ मिल गया है। इलेक्शन की बात थी, मोदी जी हर जगह जाके कहते थे हम किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य देंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे कपास हो, चाहे गन्ना हो, सब की कीमतें गिर रही हैं और किसान भाई बहुत ही दुखी है। साथ ही बेमौसमी बारिश के खातिर किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। हर पिछली सरकार इस मौके पर किसानों का हाथ पकड़ती रही है, लेकिन मोदी सरकार है कि इस बारे में उसको कोई फिक्र ही नहीं। तो रैली 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ है। हमें एक तो हमारी फसलें बर्बाद होगी, उसका कोई मुआवजा दे रहे हैं। हर रोज आते हैं, आज गिरदौरी कराएंगे, ये करेंगे, वो कोई नहीं पूछता। और जो कहते हैं हमारी जमीनें लेंगे, इसका जो हम रेट देंगे वही लेना पड़ेगा, इसलिए हम अपनी जमीन क्यों दो इनको? अगर देना है तो हमारे उस पर दी जाए। जो इनके झूठ बोल बोल के मोदी काला धन लेके आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, आपको 15 लाख देंगे, वो सब फ्रॉड था इनका, वो लोगों के सामने आ गया। बहुत ज्यादा तकलीफ है। सरदार मनमोहन ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨੇ ਰੋਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ कर हमारा जो पंजाब है नशे में डूब दिया, जमीन खोने के लिए तैयार है। सर हमारी सैकड़ों एकड़ खेती है जो व्यापारियों ने खरीद के उनके हाथ दे रहे हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हमें कोई मुआवजे का कोई नहीं। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਗੂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। मैं उसी बात को मैंने बोला है कि इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, और जो नरेंद्र मोदी जी ने अगर कोई रिफॉर्म्स लाए, उनकी टीम लाई है और उसमें कोई गलती है, खामी है, हम अकाली दल की होके भी हम उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया, तो उनको भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, डिस्कशन में जाना चाहिए और वहां पे जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए कि ये फार्मर्स के हक में नहीं है, इसको अमेंड किया जाए, तो बात निकलती है। आप अपनी खोई हुई ग्राउंड के लिए अगर फार्मर्स को यूज करो, वो ठीक नहीं है। और फार्मर्स को भी पता है कि ये रैली खत्म होते ही पता नहीं हेलीकॉप्टर लेके जो महाराज हैं राहुल, वो कहाँ चले जाए,
ये विश्वास उनको भी नहीं है जो आए हैं। दिक्कत ये है कि जिस पार्टी को और जिस पार्टी के नेता को देश की जमीनी हकीकत का एहसास न हो, वो इसी तरह से बहकी बहकी बात और इसी तरह की लफाजी करेंगे। और दरअसल कांग्रेस पार्टी जो कि पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लोगों से कट चुकी है, इसलिए उसी तरह उसके ये बहके बहके सुर सुनाई पड़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आज राहुल गांधी जी को भट्टा परसोल पार्ट 2 में लॉन्च किया है, लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि पिटी हुई पटकथा और मेहमान कलाकार के सहारे जो देश की जमीनी सियासत है उसके बॉक्स ऑफिस पर वो सफल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल निराधार बात है। आज जो वो कह रहे थे वो लोगों की कंजम्पशन के लिए हो सकता है अपने आप को जमीन से उठाने की बात कर रहे हो, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं और मुझे पता है इस एक्ट में एक भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कि कोई ये हो कि हम इस जमीन को लेके बड़े सरमाएदारों को या बड़े उद्योगपतियों को या बड़े पूंजीपतियों को ये जमीन देने की कोई बात। बिल्कुल ये सोनिया जी को भी मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ उसमें संशोधन ये किया है कि जो जमीन पे स्टे ऑर्डर है कोर्ट का या कोई इंजंक्शन है, उस पीरियड को एक्सक्लूड किया गया है। वरना तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर 15 साल चला जाए तो किसी को जो उसके अंदर जो कोई प्रोजेक्ट बनना है, जब तक स्टे ऑर्डर होगा नहीं बन सकता। उस पीरियड को निकाल के अगर 5 साल हो जाएंगे तो वो जमीन किसान को वापस चली जाएगी। एक तरफ मोदी जी की सरकार आशा लाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भय फैलाने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल अपने शासन में गरीबी हटाई नहीं। मोदी जी की इच्छा है ये सरकार जो है गरीबी खत्म करे, समृद्धि लाए। उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाए। किसानों के लिए जिन्होंने इतना दुर्दशा किया और जिन्हें 120 साल लग गए किसानों के भूमि अधिग्रहण के लिए कानून लाने के लिए, वो आज ये ज्ञान बांटना चाहते हैं कि जो मोदी जी की सरकार कर रही है वो किसान विरोधी है। लोकसभा चुनाव में गुजरात की हाय हाय करते हुए कांग्रेस का सफाया हो गया, 44 पर आ गए। फिर भी कांग्रेस के अंदर ईमानदारी से सोच नहीं है क्या? इतनी बड़ी हार के बाद कुछ तो सोचना चाहिए। यही अब प्रचार उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को इतने बड़े आत्मचिंतन के बाद भी कोई नई भाषा नहीं मिल रही है या उनकी घबराहट है? ये पूरे मोदी जी के सरकार के विकास के आयाम और दुनिया में भारत की बढ़ती हुई गरिमा, और चाहे वो राष्ट्रपति ओबामा हो या वर्ल्ड बैंक हो या दुनिया के बाकी चिंतक हो, ये सब मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। और अगर स्कैम इंडिया की बात कही जाती है तो राहुल गांधी से एक ही बात पूछना है, उनके समय 2G होता है और वही स्पेक्ट्रम की नीलामी में आज तक का ऐतिहासिक 1,10,000 करोड़ रुपए आते हैं। कोयला घोटाला होता है और 204 में सिर्फ 20 खदानों की नीलामी करके 2 लाख करोड़ रुपए आते हैं। इसका तो जवाब दे कांग्रेस पार्टी। ये जवाब क्यों नहीं आते? पूरी पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की गरीबों के खिलाफ काम करती रही, गरीबों के पैसे लूटते रहे, जनता परेशान रही, इसलिए विदाई हुई है। अगर आज भी सोचने के लिए कुछ नहीं है तो मेरी शुभकामनाएं हैं। लगता है कांग्रेस पार्टी ने 44 से भी नीचे आने का अपना निर्णय कर लिया है। राहुल गांधी जब किसान की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वैकेशन के बाद नए एडवेंचर तलाश रहे हैं। हो सकता है वो आने वाले समय में ये पूछें कि गेहूं का पेड़ कैसे लगता है, कितनी ऊंचाई पर उस पर फल लगता है। जहां के लिए उनको चुना गया है वही देख लें। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम एक ऐसे आदमी में भरोसा करती रहती है, एक बड़ी पार्टी जो सांसद छोड़िए एक सामान्य भारतीय नागरिक होने की पात्रता नहीं रखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के संसदां ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, सरकार राष्ट्र नीति पे काम कर रही है। और मीडिया ने भी प्रेशर पैदा किया हुआ है हमेशा कि भाई संसद तो चलनी चाहिए। आपका मत जो है, पक्ष में रहो विपक्ष में रहो, लेकिन काम करो। लेकिन 125% जो चली है उसकी जरा चर्चा कम है।
लेकिन ये दबाव जो बनाया है, मैं मीडिया का इस विषय में आभारी हूं कि संसद के प्रति जो जिम्मेवारी का माहौल उसके कारण बनता है, वो देश के लिए लाभप्रद होता है। आखिरकार लोकतंत्र में मंथन ही तो सबसे बड़ा माध्यम होता है। विपक्ष के भी कड़वी से कड़वी बात आखिरकार संसद के परिसर में जब होती है तो उसका लाभ ज्यादा होता है। और मैं समझता हूं कि ये सेकंड हाफ है वो बहुत ही उपकारक होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं कल ही आया फ्रांस, कनाडा और जर्मनी की विजिट करने। इस बार के दौरे का मूल कारण तो था जर्मनी में जो एक विश्व का सबसे बड़ा हैनोवर फेयर होता है, जिसमें भारत पार्टनर कंट्री था, और मेक इन इंडिया के लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। और स्वाभाविक है कि जाते हैं तो जरा ज्यादा ही फायदा उठाएं, तो फिर फ्रांस और कनाडा दोनों का साथ साथ कर। लेकिन इस यात्रा में करीब करीब हर किसी की पीन एक ही जगह पर अटक गई। उसमें कुछ हमारा भी दोष होगा कम्युनिकेशन में, ऐसा मुझे लगता है। हमारे यानी मैं मेरे से शुरू करता हूं। ज्यादातर रफेल 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 उसी के आसपास गाड़ी चल पड़ी। वैसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, मैं सबकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन दो की मैं करना चाहता हूं जिसकी तरफ या तो ध्यान गया नहीं है या ध्यान जानबूझ करके कुछ लोगों ने उस पर ध्यान लोगों का आकर्षित न होने देने के लिए भरपूर प्रयास किया है। जो भी हो, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी थी कि हम उसको अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करें। हमारे देश में सब सरकारों ने, ये जरूरी नहीं कि मोदी सरकार को ही उल्लेख किया जाए, सब सरकारों ने लगातार ये कोशिश की है कि सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू हो। किसी न किसी कारण से उसमें हमें विश्व का न समर्थन मिलता रहा, न सहाय मिलती रही। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾ।
ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ BPL ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ BPL, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਕੌਮਿਤਾ ਮਿਨਹਾਸ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਉਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ DSP ਮਨੋਜ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 SHO ਮਮੂਨ ਕੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੌਗ ਸਪੌਟ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਨ ਚੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਲੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ Facebook ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।